चलो तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकल 10। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले तो क्या करो, इस पर 2 स्टार कर लो, राइट। ये बाद में आपको कम से कम 2-3 बार फिर से रिवाइज करना है। इसमें कुछ नए पॉइंट्स दैट वी हैव टू कंसीडर। तो पहले हम वही करेंगे, नॉर्मल हमारा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। जो नए पॉइंट्स है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। तो सबको एग्जाम्पल नंबर 10 दिख रहा है, राइट, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आप मेरे साथ पढ़ो। तो क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ KBP इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक for the year ending 31st March 2019 and additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। मतलब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। तो आगे जाने से पहले हम ये फॉर्मेट रेडी करते हैं, राइट। तो फॉर्मेट में आ जाओ। फॉर्मेट इस तरह बनेगा, इन द बुक्स ऑफ KBP इंजीनियरिंग कॉलेज कॉमा नासिक, नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। तो मार्च 2019 इज द ईयर एंड, मतलब अप्रैल 2018 इज द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो 18-19 इज योर करंट ईयर, ये याद रखो। 18-19, अप्रैल 18 टू मार्च 19 इज योर करंट ईयर, राइट। एंड नीचे बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, राइट। तो सबका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट रेडी है। इसे 2 अलग अलग पेजेस पे, राइट, जनरली साइड बाय साइड 2 पेजेस पे ड्रॉ किया करो तो आसान बनेगा। तो हमारा अगला काम क्या है? तो अगला काम है हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे एंड रिसिप्शन पेमेंट पे जिन आइटम्स पे टिक मार्क करने की जरूरत है उन पर टिक मार्क करेंगे। तो एडजस्टमेंट्स में अगर आप आ जाओगे तो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है एंड उसके नीचे 3 कॉलम्स दिए हैं, पर्टिकुलर्स 1/4/18 एंड 31st मार्च 19। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स बताने का तरीका कुछ और है, बट करने की जरूरत नहीं, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो नथिंग बट अगर आप पहले पर्टिकुलर्स में कहा है बुक्स, यानी कि आपके पास 1 अप्रैल 2018 पर 6 लाख के बुक्स थे एंड 31st मार्च 2019 पर भी 6 लाख के बुक्स है। अब बुक्स इज नथिंग बट व्हाट, बुक्स इज आर एसेट। तो हमारे पास साल की शुरुआत में 6 लाख के बुक्स थे, साल के एंड में भी 6 लाख के बुक्स है। इज इट क्लियर? अब आपको करना क्या है, जब भी ऐसे दिया जाएगा, जब भी क्वेश्चन में एसेट्स या लायबिलिटीज दी जाएगी तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी चेक करना है, कि क्या रिसिप्शन पेमेंट में बुक्स पे कोई आइटम्स का एडजस्टमेंट है क्या। तो अगर आप पेमेंट में दिखोगे तो पेमेंट्स में आपको बाय बुक्स दिख रहा है, बाय बुक्स 61,000। व्हाट डज दैट मीन्स? तो पेमेंट्स में बाय बुक्स है, यानी कि इस साल आपने 61,000 के बुक्स खरीदे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं 1 अप्रैल 2018, यानी कि साल के शुरुआत में आपके पास 6 लाख के बुक्स है, पेमेंट में बुक्स की एंट्रीज है 61,000, है कि नहीं। साल के शुरुआत में 6 लाख के बुक्स थे और इस साल आपने 61,000 के बुक्स खरीदे। इज इट क्लियर? और उसी एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं कि 31st मार्च 2019, यानी कि साल के एंड में 6 लाख के बुक्स बचे हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो आपके पास एडजस्टमेंट में जो पहली एडजस्टमेंट है उसमें कह रहे हैं बुक्स साल के शुरुआत वाले 6 लाख, पेमेंट में हमें बुक्स दिख रहे हैं 61,000 के, राइट। और साल के एंड में एडजस्टमेंट में कह रहे हैं 31st मार्च के बुक्स इज 6 लाख। तो 6 लाख के बुक्स 61 के खरीदे, मतलब टोटल बुक्स बढ़ने चाहिए, 6,61 होने चाहिए, बट वो कह रहे हैं कि 6 लाख के ही बचे, यानी कि देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑल्सो ऑन द बुक्स। तो मैं क्या करूंगा, बुक्स पे 2 टिक मार्क दूंगा, बट कौन से बुक्स पे? पेमेंट वाले बुक्स है उस पर नहीं, जो मुझे एडजस्टमेंट में दिख रहे हैं 1 अप्रैल वाले बुक्स, उस पर मैं 2 टिक मार्क्स दूंगा। तो जो 6 लाख है 1 अप्रैल 2018 पे, उस पर 2 टिक मार्क दे दो। सॉल्व कैसे करना है हम आगने वाले क्वेश्चन, मतलब सॉल्व करते वक्त देखते करना क्या है, राइट। सेम वे अगला आइटम इज व्हाट ऑन द एडजस्टमेंट, फर्नीचर। तो फर्नीचर अगेन 1 अप्रैल 2018 को 3,19,000 का फर्नीचर है एंड साल के एंड में केवल 3 लाख का फर्नीचर है। सो 3,19,000 का फर्नीचर 3 लाख कैसे हुआ? फिर से वही लॉजिक, फर्नीचर इज एसेट, कम हुई यानी कि देयर इज अ डेप्रिसिएशन। बट फिर से रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक करो, इज देयर आइटम कॉल्ड फर्नीचर। तो अगर मैं पेमेंट में बुक्स के नीचे देखूंगा तो वहां पर दिख रहा है फर्नीचर 51,000, पेमेंट साइड में 51,000 फर्नीचर है। इसका मतलब मैंने इस साल 51,000 का फर्नीचर परचेज किया, यानी कि मेरा फर्नीचर अगर पहले 3,19,000 का था प्लस 51, यानी कि मैं फर्नीचर शुड इंक्रीज, है कि नहीं। बट अगर मैं एडजस्टमेंट में देखूंगा तो साल की शुरुआत में 3,19,000 का था, मैंने 51,000 का लाया, मतलब माई फर्नीचर शुड इंक्रीज। बट साल के एंड में अगर मैं देखूंगा 31st मार्च 2019 तो वो केवल कह रहे हैं 3 लाख, राइट। तो 3,19,000 प्लस परचेज शुड इंक्रीज माई फर्नीचर, बट यहाँ तो डिक्रीज दिख रहा है, मतलब फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन है। तो मैं यहाँ पर फिर से क्या करूंगा, जो एडजस्टमेंट वाला फर्नीचर है उस पर 2 टिक मार्क दूंगा, एक मैंने खरीदा उसके लिए एंड दूसरा फॉर द डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने बुक्स पर 2 टिक मार्क किए,
फिर से वही जो मैंने परचेस किए थे पेमेंट साइड में बुक्स थे उसके लिए एक टिक मार्क और एक डेप्रिसिएशन के लिए टिक मार्क। इज इट क्लियर, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम इज बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड, फंड यानी कि लायबिलिटी, ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट्स में सीखा है, तो बिल्डिंग फंड जाएगा लायबिलिटीज में। फिर से मैं चेक करूंगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में इज देयर एनी आइटम कॉल्ड बिल्डिंग फंड, राइट? तो रिसिप्ट साइड में आपको कोई दिख रहा है क्या आइटम बिल्डिंग फंड? आंसर इज नो। पेमेंट साइड में कोई दिख रहा है क्या बिल्डिंग फंड? नो। अब उन्होंने क्वेश्चन में साल के एंड वाला बिल्डिंग फंड कितना दिया है, तो उन्होंने कहा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब यू हैव टू फाइंड इट। उन्होंने नहीं दिया, जैसे बुक्स की वैल्यू उन्होंने साल के एंड वाली दी है, फर्नीचर की वैल्यू उन्होंने साल के एंड वाली दी है, बिल्डिंग फंड के साल के एंड वाली वैल्यू नहीं दी है, मतलब दैट वी हैव टू फाइंड इट। कैसे देखते हैं सम सॉल्व करते वक्त, राइट? नेक्स्ट बिल्डिंग फंड की बात, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट इज अगेन माय एसेट। तो फिर से रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में दिख रहा है कि आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो यस मुझे पेमेंट साइड में सेकंड लास्ट आइटम दिख रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट, तो मैं एडजस्टमेंट वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पे टिक मार्क दूंगा। इज इट क्लियर, राइट? अब साल के एंड वाले फिक्स्ड डिपॉजिट फिर से उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब वी हैव टू फाइंड इट। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद अगला आइटम क्या है, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड इज माय इंफॉर्मेशन, वो मैं हमेशा लायबिलिटी में लिखूंगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं कैपिटल फंड लायबिलिटी में लिखूंगा। साल के एंड वाला कैपिटल फंड क्वेश्चन मार्क है, तो कहीं पर कुछ टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है, राइट? अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद पहली एडजस्टमेंट वो दे रहे हैं, 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो रिसिप्ट साइड में सबको डोनेशन दिख रहा है क्या, तो पुट अ टिक मार्क ऑन डोनेशन। रिसिप्ट साइड पे डोनेशन पे टिक मार्क किया, एंड वही जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिल्डिंग फंड था उस पर भी एक टिक मार्क करो। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिल्डिंग फंड था, पुट टिक मार्क ऑन दैट ऑल्सो, राइट? नेक्स्ट is building अगली एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5300। तो सिंपल, तो रिसिप्ट साइड में सबको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, राइट? तो पुट टिक मार्क ऑन सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट लास्ट थर्ड एडजस्टमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब पूरी की पूरी लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज यानी कि कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो रिसिप्ट साइड में सबको लाइफ मेंबरशिप फीस दिख रही है, ब्रैकेट में लिखो कैप। कैप यानी कि इसको हम कैपिटलाइज करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, राइट? बस इतने ही 3 ही एडजस्टमेंट्स थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल हमारे लिए नया है। इस टेबल में उन्होंने पिछले साल के आइटम्स एंड इस साल के अमाउंट्स, पिछले साल के आइटम्स की अमाउंट एंड उसी आइटम्स की इस साल की अमाउंट दी है। कुछ की दी है, कुछ की नहीं दी है। जो क्वेश्चन मार्क है दैट वी विल फाइंड इट आउट, राइट? एंड जिसकी दी है उसे हम एडजस्टमेंट्स के तौर पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते वक्त फिर से वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि हम शुरुआत करेंगे विद द लास्ट ईयर आइटम, राइट? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी टेबल का यूज करके मेरे फॉर्मेट में पहले पोस्टिंग करूंगा। तो इस टेबल में, राइट, आपको पर्टिकुलर्स में बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड कैपिटल फंड दिया है। तो कुछ आइटम्स आपके एसेट है, कुछ आपकी लायबिलिटीज है, तो मैं उनको उठाऊंगा और एसेट्स एंड लायबिलिटी में लिखूंगा। बट मैं 2 अमाउंट्स, अगर आप सबकी देखोगे तो अप्रैल 2018 एंड मार्च 2019 2 अमाउंट्स है, तो मैं मार्च 2019 को अभी हाथ नहीं लगाऊंगा, वो मैं एंड में एज एडजस्टमेंट के तौर पे लूंगा। अभी मैं हाथ लगाऊंगा सिर्फ 1 अप्रैल 2018 के अमाउंट्स को, और वही अमाउंट उठा के मैं इस साल के बैलेंस शीट में लिखूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल बुक्स 1 अप्रैल 2018 को कितने के थे, 6 लाख, तो वो उठाओ एंड वो एसेट्स में लिखो, बुक्स इज माय एसेट्स, राइट? तो एसेट्स में मैं लिखूंगा बुक्स, इनर कॉलम में 6 लाख, लीव 3 लाइन्स, क्योंकि 2 टिक मार्क्स है बुक्स पे, लीव 3 लाइन्स एंड पुट डैश, राइट? ट्रायल बैलेंस के आइटम्स की तरह सॉल्व करिए, जैसे हम ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को उठाते हैं, लिखते हैं, वैसे ही करना है। बुक्स इज माय एसेट्स, एसेट्स में मैंने बुक्स लिखा 6 लाख इनर कॉलम में, लीव 3 लाइन्स, पुट एरो। बुक्स के बाद अगला आइटम है फर्नीचर। फर्नीचर इज ऑल्सो माई एसेट, तो एसेट्स में मैं लिखूंगा फर्नीचर, इनर कॉलम में 3,19,000, लीव 3 लाइन, पुट एरो। उसके बाद है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड इज माई लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में मैं लिखूंगा बिल्डिंग फंड 10 लाख इनर कॉलम में, राइट? टिक मार्क है, लीव 1 लाइन, पुट एरो। बिल्डिंग फंड के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट इज अगेन माय एसेट्स, तो एसेट्स में फिक्स्ड डिपॉजिट 9,10,000 इन अ कॉलम, लीव 1 लाइन, पुट एरो। एंड लास्ट आइटम इज कैपिटल फंड, उसे उठाओ, लायबिलिटी में फर्स्ट लाइन पर लिखो कैपिटल फंड, अगेन टिक मार्क हो या ना हो, कैपिटल फंड हमेशा जाएगा इनर कॉलम में 9,47,400, तो सबने इनर कॉलम में लिखा कैपिटल फंड, राइट? तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पिछले साल के आइटम्स थे वो मैंने पहले लिख लिए। ऑलवेज ईच एंड एवरी सम में जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, जब भी आप सम सॉल्व करोगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट बनाओगे, तो पिछले साल यानी कि साल के शुरुआत वाले आइटम्स के साथ शुरुआत करो। तो 1 अप्रैल 2018 की वैल्यूज मैंने लिखी, 31 मार्च 2019 की वैल्यूज को मैंने इग्नोर किया, राइट? तो 1 अप्रैल 2018 वाली वैल्यूज मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन से उठाई एंड यहाँ पर लिख ली। अब मैं पोस्टिंग का काम करूंगा। इज इट क्लियर? तो अब मैं चलता हूँ रिसिप्ट साइड पर।
तो क्वेश्चन के रिसिप्ट्स के एक एक आइटम पढ़ के मैं पोस्ट करूंगा। तो शुरुआत में पहला आइटम एज यूजुअल बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन एंड कैश एट बैंक, इग्नोर इट, उसे भूल जाओ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज ऑन द रिसिप्ट साइड, यानी कि इंटरेस्ट मिला, यानी कि मेरे लिए इनकम है, तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट 55,000। क्लियर है। नेक्स्ट इंटरेस्ट के बाद सब्सक्रिप्शन, एज यूजुअल सब्सक्रिप्शन इज माय इनकम, तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में 28,300, लीव वन लाइन, पुट एरो। नेक्स्ट इज लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, कैप यानी कि कैपिटलाइज, नथिंग बट उसे उठाओ एंड कैपिटल फंड में ऐड करो, तो लायबिलिटीज में कैपिटल फंड में मैं लिखूंगा प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस। तो मेरा ऑलरेडी कैपिटल फंड 9,47,400 पहले से लिखा हुआ है, उसमें प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000, तो टोटल नीचे आएगा 9,72,400। इज इट क्लियर। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद अगला आइटम क्या है, तो अगला आइटम उन्होंने दिया है आपको डोनेशन, तो डोनेशन इज माय इनकम, डोनेशन मिल रहा है इज माय इनकम, तो इट विल गो टू द इनकम साइड बाय डोनेशन, इनर कॉलम में 7 लाख, राइट, लीव वन लाइन, पुट एरो। डोनेशन के बाद ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस रिसिप्ट हो रही है। अगेन अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उनको ट्यूशन फीस अपने स्टूडेंट से मिल रही है, तो ये उनका इनकम है, इट विल गो ऑन द इनकम साइड। इनकम में मैं लिखूंगा बाय ट्यूशन फीस 12,30,000। ट्यूशन फीस के बाद टर्म फीस, फिर से वही टर्म फीस मिल रही है इज माय इनकम, तो इनकम साइड में बाय टर्म फीस 2,08,000। टर्म फीस के बाद सन्ड्री रिसिप्ट, छोटा मोटा रिसिप्ट यानी कि पैसा आया, तो फिर से ये मेरे लिए इनकम है, तो इनकम में जाएगा एज सन्ड्री रिसिप्ट 8,000। इज इट क्लियर। मैंने कहा था ना कि रिसिप्ट साइड के आइटम इनकम होंगे या फिर लायबिलिटी होगी, तो इनकम में लिख रहे हैं। अगर कोई आइटम लायबिलिटी है, जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करना था, तो मैंने लायबिलिटीज में ऐड कर दिया, राइट। एंड अब लास्ट आइटम एडमिशन फीस, ब्रैकेट में वो कह रहे हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब ही होता है इनकम, रेवेन्यू मीन्स व्हाट, इनकम, रेवेन्यू मीन्स ये बार बार मिलेगा, तो जो पैसा बार बार मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर नथिंग बट आर इनकम, तो इनकम साइड में मैं लिखूंगा बाय एडमिशन फी 60,000। इज इट क्लियर। तो ये हमारा रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं ऑन दी पेमेंट साइड। जब हम पेमेंट साइड के आइटम पढ़ेंगे तो याद क्या रखना है, पेमेंट साइड के आइटम इधर आपका खर्चा होगा या फिर आपका एसेट होगा, राइट। तो पेमेंट का पहला आइटम सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ को आपने सैलरी दी, तो सैलरी इज माय व्हाट, एक्सपेंस, सैलरी में दे रहा हूँ, तो खर्चे में मैं लिखूंगा टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 11,70,000। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर से खर्चा, तो खर्चे में टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000। इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज बुक्स, तो बुक्स मैंने आपको पहले ही कहा है, बुक्स इज माय एसेट्स, लाइब्रेरी, ये जो कॉलेज है इनकी लाइब्रेरी होगी, तो जो लाइब्रेरी के बुक्स है दैट इज एसेट्स फॉर दैट लाइब्रेरी और एसेट्स फॉर दैट कॉलेज। तो एसेट्स में ऑलरेडी मेरे पास बुक्स है कि नहीं, कितने के बुक्स है मेरे पास ऑलरेडी एसेट्स में, 6 लाख के हैं, उसमें मैं ऐड करूंगा प्लस परचेस्ड 61,000, तो टोटल नीचे आएगा 6,61,000। साल के शुरुआत में मेरे पास 6 लाख के बुक्स थे, 61,000 के मैंने और परचेस किए, तो माय टोटल बुक्स आर 6,61,000। गेटिंग इट, राइट। तो ये बुक्स का एक इफेक्ट होगा कि मैंने परचेस किए, पहले के 6 लाख, नए 61,000, टोटल 6,61,000, राइट। पेमेंट साइड में अगला आइटम, बुक्स के बाद अगला आइटम क्या है, फर्नीचर, तो फर्नीचर इज अगेन माय एसेट्स, तो एसेट्स में देखो मेरे पास फर्नीचर है कितना, तो मेरे पास फर्नीचर है 3,19,000, उसमें लिखो प्लस परचेस 51,000, टोटल नीचे आएगा 3,70,000। 3,19,000 ऑलरेडी हमने लिखा था, प्लस परचेसेस 51,000, तो टोटल फर्नीचर बन गया 3,70,000 नीचे। फर्नीचर के बाद अगला आइटम, फर्नीचर के बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया उन्होंने, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी हमारे लिए इज एक्सपेंसेस, तो खर्चे में मैं लिखूंगा टू स्टेशनरी 21,850, सिंपल। नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट इज आर एसेट, है कि नहीं। तो एसेट्स में देखो ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट दिख रहा है, तो उस फिक्स डिपॉजिट में मैं ऐड करूंगा प्लस न्यू, प्लस क्या लिखूंगा मैं, प्लस न्यू फिक्स डिपॉजिट। कितने के नए फिक्स डिपॉजिट है, 8,50,000, तो टोटल मेरे फिक्स डिपॉजिट पहले के प्लस अभी के मिला के टोटल फिक्स डिपॉजिट हो जाएंगे 17,60,000। 9,10,000 प्लस 8,50,000 दोनों मिला के 17,60,000 के फिक्स डिपॉजिट आ जाएंगे आउटर कॉल। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट के बाद अगला आइटम है बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैरिड डाउन मतलब इस साल के एंड में बची हुई कैश इन हैंड एंड इस साल के एंड में बचा हुआ कैश एट बैंक, तो ये नथिंग बट मेरे लिए कहलाएगा एसेट्स। एंड मैं एसेट्स में लिखूंगा कैश इन हैंड 16,650, कैश एट बैंक 2 लाख, एज सिंपल एज दैट, राइट। यहाँ तक हमारा पेमेंट साइड का भी पोस्टिंग हो गया। अब हम नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे और उसे डबल इफेक्ट देंगे, राइट। तो एडजस्टमेंट में पहले ही हमें टेबल दिया है उन्होंने, राइट। इस टेबल में 1 अप्रैल की वैल्यूज को ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, तो उसे मैं इग्नोर करूंगा एंड आई एम इंटरेस्टेड ओनली 31 मार्च 2019 की वैल्यूज।
गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? देखते इसका करना क्या है या कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो पहला कॉलम है उसमें दिया बुक्स, 1 अप्रैल की वैल्यूज को इग्नोर करो, उसे चाहिए तो ढक दो, एंड 31 मार्च 19 में कहा है 6 लाख। तो बुक्स इज माई एसेट्स। तो अगर आप एसेट्स में आओगे तो एसेट्स में सबको बुक्स दिख रहा है, कितने के बुक्स दिख रहे हैं सबको? 6,61,000 के बुक्स दिख रहे हैं। अब वो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि साल के एंड में आपके पास 6 लाख की बुक्स बचे हैं। मुझे तो बैलेंस शीट में 6,61 के बुक्स दिख रहे हैं, एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं कि इस साल के एंड में 31 मार्च 2019 को देयर आर ओनली 6 लाख के बुक्स। तो इसका सिंपल मतलब है 6,61 में से 6 लाख के बुक्स बचे, यानी कि 61,000 के डेप्रिसिएट हो गया। इट इज गिवन इनडायरेक्टली। उन्होंने डायरेक्टली 61,000 डेप्रिसिएशन नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 6 लाख के बुक्स बचे, लेकिन मुझे दिख रहा है 6,61,000। तो 661 में से 6 लाख के बुक्स बचे, यानी कि 61,000 इज माई डेप्रिसिएशन। तो मैं बुक से कहूंगा माइनस डेप्रिसिएशन 61,000, तो बाहर ऑटोमेटिकली बचेंगे 6 लाख। या 6 लाख मैंने बाहर लिख लिए तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस फिगर 61,000 इज माई डेप्रिसिएशन, राइट। सेम वे उन्होंने आपको अगला आइटम दिया है फर्नीचर, राइट। अगर आप फर्नीचर देखोगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने फर्नीचर कहा है कि 3 लाख, तो फर्नीचर इज माई एसेट्स। तो मैं अगर एसेट्स में आता हूं तो मुझे फर्नीचर वहां दिख रहा है 3,70,000, राइट। एंड वो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि अब साल के एंड में केवल 3 लाख का ही फर्नीचर बाकी है, लेकिन मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है 3,70,000। तो नथिंग बट 370 में से 3 लाख का फर्नीचर बचा, 70,000 का डेप्रिसिएट हो गया। तो वही लॉजिक पर मैं लिखूंगा माइनस डेप्रिसिएशन 70,000, ऑटोमेटिकली फर्नीचर बाहर बचेगा 3 लाख, राइट। तो बुक्स का डेप्रिसिएशन 61,000, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 70,000। इन दोनों का सेकंड इफेक्ट जाएगा ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंसेस में मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके बुक 61,000, फर्नीचर 70,000, दोनों मिला के 1,31,000 ऑटो कॉलम, राइट। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी थी उसमें से हमने पहले 2 आइटम कंसिडर किए। अब तीसरा आइटम क्या दिया है? तीसरा आइटम तो वो कह रहे हैं थर्ड आइटम इज बिल्डिंग फंड, राइट। तो बिल्डिंग फंड की इस साल की अमाउंट ही नहीं दी है, क्वेश्चन मार्क, तो दैट वी हैव टू फाइंड। तो हम सॉल्व कर मतलब एंड में देखते कि बिल्डिंग फंड कितना बच रहा है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम वे फिक्स डिपॉजिट, इस साल के आइटम इस क्वेश्चन मार्क, यानी कि फिक्स डिपॉजिट के आइटम वो कह रहे हैं आप ढूंढो। तो अगर आप एसेट्स में देखोगे तो फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी हमारे ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट थे 9,10,000, प्लस नए हमने खरीदे 8,50,000, तो टोटल 17,60,000। तो जो क्वेश्चन मार्क है वो दैट इज 1760, ऑलरेडी आंसर आ चुका है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट आइटम उन्होंने दिया था कैपिटल फंड, तो वो भी क्वेश्चन मार्क है, तो वो हम बाद में आंसर फाइनल आंसर सरप्लस डेफिसिट के बाद हमें मिल जाएगा। तो अभी फिर से जो 31 मार्च 2019 के क्वेश्चन मार्क है, मतलब दैट वी हैव टू कैलकुलेट एट द एंड, सो देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन दैट। सिर्फ बुक्स एंड फर्नीचर की आइटम्स थे वो हमने लिख लिए, उसकी एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली, उसका डेप्रिसिएशन का हमने सेकंड इफेक्ट दिया, बाकी के जो आइटम्स पर क्वेश्चन मार्क है उसको इग्नोर करो। अब आते हैं ऑन दी फर्स्ट एडजस्टमेंट। टेबल के बाद जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दी है 50% ऑफ द डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो इनकम साइड में ऑलरेडी हमने डोनेशन लिखा हुआ है, कितना डोनेशन हमने लिखा हुआ है? हमने डोनेशन लिखा हुआ है 7 लाख। अब वो कह रहे हैं कि 7 लाख में से 50% इज फॉर बिल्डिंग फंड, तो मैं क्या करूंगा 50% वहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड में ऐड करूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो डोनेशन में लिखो माइनस 50% बिल्डिंग फंड, यानी कि 7 लाख का 50% हुआ 3,50,000, बाहर बचेगा 3,50,000। जो 3,50,000 मैंने वहां से सब्ट्रैक्ट किया उसको उठाओ एंड बिल्डिंग फंड में ऐड करो, प्लस डोनेशन 3,50,000, तो मेरा बिल्डिंग फंड का टोटल बाहर हो जाएगा 13,50,000। इज इट क्लियर? सिंपल था। चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पर। तो एडजस्टमेंट 2 वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, वेरी सिंपल एडजस्टमेंट। इनकम साइड में ऑलरेडी हमने सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 28,300, उसमें ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग 5,300, तो टोटल सब्सक्रिप्शन बाहर हो जाएगा 33,600, है ना। एंड आउटस्टैंडिंग यानी कि सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, सब्सक्रिप्शन इज आर इनकम, इनकम आउटस्टैंडिंग है, यानी कि मुझे सब्सक्रिप्शन का पैसा आना बाकी है, मिलना बाकी है, तो इसका इफेक्ट जाएगा ऑन दी एसेट साइड। एसेट्स में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, राइट। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 होगी, ये भी काफ़ी आसान एडजस्टमेंट थी। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो सबको लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करना है, तो क्या करना है? ऑलरेडी हम लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज यानी कि कैपिटल फंड में ऐड कर चुके हैं, तो फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट 3 ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सारे एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हुए। अब हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तो मैं फिर से आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, क्लोज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट को टैली करो, राइट। अगर टैली हो गया वेरी गुड, टैली नहीं हुआ तो इस वीडियो का अगला पार्ट देखो कि टैली क्यों नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर?
तो सबने ट्राई किया टैली करना, अगर टैली हो गया वेरी गुड, टैली नहीं होगा तो देखो क्यों नहीं हो रहा है टैली। तो लेट्स क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फर्स्ट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करने पर इनकम की मैं टोटल पहले लूंगा, तो इनकम की टोटल आ रही है 19,37,400 एंड एक्सपेंसेस की टोटल आ रही है 13,77,850। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, फिर से इनकम साइड बढ़ी है, तो दोनों तरफ में 19,37,400 लिखूंगा एंड मैं डिफरेंस लूंगा 19,37,400 माइनस 13,77,850, डिफरेंस आ रहा है 5,59,550, राइट। इस डिफरेंस को मैं उठाऊंगा एंड एक्सपेंडिचर में एज अ बैलेंसिंग फिगर लिखूंगा 5,59,550, उसे मैं लिखूंगा टू सरप्लस। अब वाई सरप्लस क्योंकि इनकम साइड बड़ा है तो ये मेरे लिए बन गया सरप्लस, तो मैं इसे लिखूंगा टू सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इस सरप्लस को उठाओ एंड कैपिटल फंड में ऐड करो, तो कैपिटल फंड हमारा ऑलरेडी 9,72,400 इन द कॉलम में है, उसमें लिखो प्लस सरप्लस 5,59,550, तो टोटल बाहर आएगा 15,31,950। इज इट क्लियर, राइट। तो हमें कैपिटल फंड का टोटल बाहर मिला 15,31,950 एंड अब फाइनली सबका बैलेंस शीट शुड गेट टैली। अगर एसेट्स की टोटल करोगे तो आ रही है 28,81,950 एंड लायबिलिटीज़ की भी टोटल आ रही है 28,81,950। तो हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ, यानी कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, राइट। तो ये एक्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, यहाँ पर सिर्फ वो जो टेबल दिया था एडजस्टमेंट में उसकी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, राइट। तो सबका आज का काम यही है कि इस क्वेश्चन पे पहले तो सबने 2 स्टार कर लिए, तो सबका आज का काम यही है कि इस क्वेश्चन को फिर से 1 से 2 बार आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, राइट। कल हम सॉल्व करेंगे इसके अगले वाला एग्जाम्पल, दैट इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 11। ये 10th था, कल हम सॉल्व करेंगे 11। तो अभी हम इसी सीक्वेंस से आगे 12th यानी कि 11 के बाद 12, राइट। फिर देखते हैं कौन सा सॉल्व करना है। तो सबका होमवर्क आज का ये है कि एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ो, उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो, प्लस एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ो एंड उसका भी फॉर्मेट रेडी करके रखो। इज इट क्लियर। तो आज हम यही रुक रहे हैं, इसका फिर से 2 बार रिवाइज करो। कल मिलते हैं, कल हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। तो हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।